हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं शुभम सर, आप लोगों का सर। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसलिए अच्छे से पढ़ना है उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्लास 9th हो या क्लास 11th हो, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर 11th के बच्चे हैं तो इसको इसलिए अच्छे से पढ़िएगा ताकि 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां आपको हेल्प मिलेगा। आया बात समझ में। तो हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। किसके बारे में बच्चे, ग्रेविटेशन के बारे में। देखिए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आया बात समझ में। ग्रेविटेशन को ही हम लोग बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। बहुत लोग इसको ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, या बहुत लोग इसको बच्चे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम क्या बोले बच्चे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग ग्रेविटेशन को क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे या इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेंगे। क्या होता है तो देखिए, न्यूटन्स साहब क्या बोले थे, न्यूटन्स का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। न्यूटन साहब बोले थे, वो अपने गार्डन में एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, क्योंकि बच्चे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। आप लोगों को पता है किंग्स स्कूल ऑफ ग्रांथम से वो एजुकेटेड हुए थे। किससे, किंग्स स्कूल ऑफ ग्रांथम, इंग्लैंड में पढ़ता है बच्चे। तो वो जब बैठे थे, क्यों बैठे थे, क्या सोच रहे थे, क्या कारण था ग्रेविटेशन का आने का। उस समय इंग्लैंड में बच्चे प्लेग नाम का बीमारी फैला था, जिसके कारण पूरे लंदन को 18 महीना के लिए लॉकडाउन किया गया था। तो उसी समय वो उसी ड्यूरिंग में वो बैठ के सोच रहे थे गार्डन में, तब तक उनके सामने एक एप्पल गिरा। एप्पल गिरा तो वो सोचे ना कि एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर है, स्पेस है, ऊपर भी तो जाना चाहिए, नीचे क्यों आ रहा है। अर्थ में कोई ऐसा फोर्स है, कोई ऐसा चीज है जो कोई भी चीज को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, उसी को वो आगे चल के ग्रेविटी नाम से बोले कि इसको ग्रेविटी बोलेंगे। उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशन मतलब बच्चे ये दो मास के बीच होता है, मतलब दो मास के बीच का प्रोडक्ट, दो मास के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर में उतना कम होगा, और दो मास के बीच का डिस्टेंस बच्चे जितना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर में उतना ज्यादा होगा, और दो मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। मतलब ये समझ में आया, ये समझ में कि अगर दो मास है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास का गुणनफल या प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। आगे बात समझ में। और दो मास को जितना दूर पे रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्क्वायर में कम। जैसे क्लासरूम है, कोई बच्चा एकदम टीचर के सामने बैठा हुआ है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टीचर से ज्यादा है, और कोई बच्चा दूर बैठा हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टीचर से कम है। आ रहा है ना बात समझ में, उस पे अट्रैक्शन टीचर का कम हो रहा है। ये है बच्चे, तो हम लोग लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट gravitational force is directly proportional to, डायरेक्टली क्या बोले बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास,
प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू proportional to square of distance between इसको पढ़ेंगे बच्चे between two masses हम क्या बोले बच्चे हम बोले it states that gravitational force is directly proportional to the product of masses and कौन gravitational force inversely proportional to the square of distance between टू masses दो masses के बीच का स्क्वायर जितना ज्यादा होगा बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा आ रहा है बात समझ में चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं देखिए इसी को बच्चे हम लोग इनवर्स कोई भी आपसे पूछेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है यही है न्यूटन्स का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था बच्चे ये एक्सपेरिमेंट ये हो गया लॉज ऑफ मोशन हो गया जैसे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था बहुत बहुत महान साइंटिस्ट थे बहुत मेहनत किए थे वो हो गए आइंस्टीन हो गए तो देखिए हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकली का देखिए मैथमेटिकली में क्या होगा बच्चे दो मास हम लोग लेते हैं देखिए दो मास m1 और m2 ले लिए इसके बीच का सेपरेशन r लिए ठीक है तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है मतलब ये अट्रैक्ट करता है जैसे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और ये लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टू मासेस होता है ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ठीक है ये होगा और यहाँ पे बच्चे m1 और m2 क्या है 2 पॉइंट मासेस है क्या है 2 पॉइंट मासेस है यहाँ लिखेंगे लेट क्योंकि देखिए ग्रेविटेशन जो है बच्चे लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये हमेशा पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है सन को भी हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे मून को भी एक पॉइंट मान लेंगे अर्थ को भी एक पॉइंट मान लेंगे उससे हम लोग करेंगे आया बात समझ में पॉइंट मास कंसीडर करके ही आप अट्रैक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना एक दूसरे पे अट्रैक्शन अर्थ सन पे लगा रहा है या सन अर्थ पे लगा रहा है या अर्थ मून पे लगा रहा है या मून अर्थ पे लगा रहा है ये ठीक है तो देखिए लेट m1 एंड m2 are 2 point masses 2 point masses and separation between two masses is r है क्या है r है तो इसको हम लोग फर्स्ट लॉ बोलेंगे तो फर्स्ट लॉ में क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे m1 into m2 होगा ये बोला था ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ठीक है Fg बोलिए या F1 बोलिए F12 या F21 और सेकेंड लॉ क्या बोला था सेकेंड लॉ बोले थे न्यूटन साहब कि Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² ये अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग दोनों लॉ को कंबाइन कर देते हैं कंबाइनिंग बोथ लॉज दोनों लॉ को क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चे कंबाइन कर लेते हैं कंबाइन करके देख लेते हैं कि क्या होता है कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन combining both equation तो देखिए कंबाइनिंग हम लोग बात कर रहे हैं क्या कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन
कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या होगा एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m2 अब बटे आर स्क्वायर। तो एफ जी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जी m1 m2 अब बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। वेयर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, लगा दिए बच्चे। तो अब वेयर यहाँ पे जी क्या है बच्चे, जी इज इक्वल टू इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं बच्चे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसलिए बच्चे इसको बोल रहे हैं 10 टू द पावर माइनस ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं या आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। आया बात समझ में? इसको आल्सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन समझ में आ गया, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। जैसे अब बात करते हैं बच्चे यूनिट ऑफ जी का, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक जस्ट लाइक फोर्स है, मतलब नोट जो है, मतलब नोट में हम जिसे फर्स्ट में लिखते हैं तो एफ जी जो है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जस्ट लाइक क्या है, जस्ट फोर्स है, ये फोर्स है बच्चे। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एफ जी क्या होगा बच्चे, एफ जी तो क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन दिए थे। जितना भी यूनिट देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी का ना, तो वो अपने ऑनर में 1 न्यूटन बराबर क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो हम लोग देखे थे। अब हम लोग यूनिट ऑफ कैपिटल जी का बात करते हैं बच्चे, किसके बारे में, यूनिट ऑफ कैपिटल जी के बारे में। ऑल्सो कॉल्ड इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, ये तो आप लोग को याद रहेगा। अब देखते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल जी का। तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखे बच्चे, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये देखे हम लोग, मतलब देखे कि एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, इसीलिए तो इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। यही कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा, मतलब इसी कारण है कि एफ जी अगर ज्यादा होगा तो आर बहुत कम होगा, और अगर एफ जी कम होगा तो आर स्क्वायर में ज्यादा होगा। यही कारण होता है कि एफ जी वर्सेस आर ग्राफ जो होता है, ये एफ जी है और ये आर है, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि एफ जी अगर टेंड्स करेगा जीरो तो आर टेंड्स करेगा इंफिनिटी, और इसी तरह वाइस वर्सा, आर अगर टेंड्स करेगा जीरो तो एफ जी को टेंड्स करना होगा जीरो की ओर, ये और ये है बात समझ में, उल्टा होगा। इसी कारण से ये देखिए एफ जी जीरो हो रहा है, मतलब अगर आर को जीरो कर दे तो एफ जी इंफिनिटी हो जाएगा। इसी कारण से ये लाइन कहीं भी टच नहीं करेगा एफ एक्सिस और आर एक्सिस को।
अब देखिए जैसे हम यूनिट ऑफ एफ जी का बात करते हैं, यूनिट ऑफ कैपिटल जी का, किसका, यूनिट ऑफ जी के बारे में बात करते हैं, जी। तो यूनिट ऑफ जी क्या होगा बच्चे, तो देखिए तो यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो एफ जी इंटू आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो देखिए यूनिट ऑफ जी, तो यूनिट ऑफ जी का वैल्यू क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी इंटू केजी। तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये हो गया। आया बात समझ में, ऐसा यूनिट हो गया। तो इसीलिए हम लोग वैल्यू ऑफ जी जो होता है, वैल्यू ऑफ जी याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। वैल्यू ऑफ जी 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, ये याद रखिएगा। ये एमटीआर है बच्चे, क्यों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू। अब ये ग्राफ भी तो समझ में आ गया बच्चे, एफ जी वर्सेस आर ग्राफ कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी आ गया। एफ जी इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं, ये भी आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चे ना, जिसे हम लोग फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का नेचर 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेज होता है। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन हाँ, ये सारे फोर्सेज में सबसे बिगेस्ट फोर्स जो होता है बच्चे वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये तो आपको पता होगा। इतना बिग फोर्स होने के बावजूद भी हम लोगों को चैन से रहने नहीं देता है, कौन, ग्रेविटेशन। आया बात समझ में। तो हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एफजी के बारे में बात करेंगे। आया बात समझ में, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चे, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। क्या बोले, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। आया बात समझ में, अट्रैक्टिव होगा। दूसरा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। क्या बोले, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चे, इट ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को। क्या, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर इट इज सेंट्रल फोर्स होगा। इट इज सेंट्रल, क्या बोले, सेंट्रल फोर्स इन नेचर होगा, ठीक है। ये इट इज सेंट्रल फोर्स इन नेचर होगा बच्चे। नेक्स्ट में क्या होगा, क्या बोले, ये सेंट्रल फोर्स होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स होगा, और इट ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज पाथ डिपेंडेंट होगा। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट होगा। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब दैट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। आए बात समझ में, कंजर्वेटिव इन नेचर होगा बच्चे। इट इज इंडिपेंडेंट होगा। क्या बोले, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम।
नेचर ऑफ मीडियम, मतलब दो मास को कोई भी मीडियम में ले जाके रख दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं करेगा। आया बात समझ में? इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होगा। क्या बोले? इट इज वीकेस्ट फोर्स होगा। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होगा। आया बात समझ में? क्या बोले? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा, इट ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इट इज सेंट्रल फोर्स होगा, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम होगा, और इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होगा। और डायरेक्शन जो होगा, लाइन ज्वाइनिंग द, और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टू मासेज होगा। इतना टाइप होगा प्रॉपर्टीज बच्चे। क्या बोले हम? प्रॉपर्टीज याद कीजिए एक बार तो आप लोग। क्या बोले? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा, इट ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज सेंट्रल फोर्स इन नेचर होगा, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम होगा, और इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होगा। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टू मासेज होगा। आया बात समझ में? तो बच्चे इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, इस चैप्टर को थोड़ा स्लोली पढ़ाएंगे, इसके बाद वन शॉट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।